तो अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फोर्थ जनरल इलेक्शंस 1967। तो फोर्थ जनरल इलेक्शन में अब 1967 में क्या हुआ, अब हम देख चुके हैं कि ठीक है नेहरू इज़ एक्सपायर्ड, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो भी 1966 में एक्सपायर हो जाते हैं और उसके बाद इंदिरा गांधी आती है। और अब इंदिरा गांधी के आने के बाद 1967 में आ गया है फोर्थ जनरल इलेक्शंस। तो फोर्थ जनरल इलेक्शंस में क्या होता है अब हमें ये देखना है। सो उससे पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, वो है कंटेस्ट ऑफ द इलेक्शन। कंटेस्ट ऑफ द इलेक्शन, व्हाट डज दिस मीन कंटेस्ट ऑफ द इलेक्शन? इट मीन्स जब फोर्थ जनरल इलेक्शंस आया था उस वक्त हमारी कंट्री की सिचुएशन क्या थी, किन कंडीशंस में हुआ है ये फोर्थ जनरल इलेक्शंस ऑफ 1967, किन कंडीशंस में हुआ है, वो कंडीशंस हम यहाँ पे सबकी सब डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो हम जैसा कि देखते हैं कि इंदिरा गांधी के आ चुकी हैं अब, और इस टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं कि जब तक फोर्थ जनरल इलेक्शंस आया है तब तक हम देखते हैं कि हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर एक्सपायर हो चुके हैं। तो एक कंट्री का जो सिनेरियो है वो बहुत ही इंटेंस चल रहा है इस वक्त, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं और अब फोर्थ जनरल इलेक्शन आ चुका है। तो उस वक्त कंटेस्ट क्या है कंट्री का, उस वक्त क्या कंडीशन थी जिन पे जब ये इलेक्शन हुआ, उस वक्त ये कंडीशंस थी कि जैसे कि हम जानते हैं फेल्ड मॉनसून हुआ है, मॉनसून नहीं है तो हर जगह पे अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है। इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो गया है, फूड स्कैरसिटी हो चुकी है। वी कैन सी फूड स्कैरसिटी हो चुकी है, फूड शॉर्टेज हो चुका है, खाने के लिए फूड नहीं है। सो ये सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस वक्त फोर्थ जनरल इलेक्शन के टाइम पे। उसके बाद अब हम जानते हैं जब किसी भी चीज़ जो कम हो, जिसका प्रोडक्शन कम हो रहा है और अगर उसकी मांग ज़्यादा है तो क्या होता है, प्राइस राइज करता है। तो जितनी भी असेंशियल कमोडिटीज़ थी उस वक्त उन सब का जो है वो प्राइस बढ़ने लग गया, और जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई थी। सारे जितने भी गरीब लोग हैं उनके पास पैसे नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे कि वो असेंशियल कमोडिटीज़ भी ले पाएँ। उसके बाद ये सब चीज़ें हो रही हैं जब साइड बाय साइड, तो हम देखते हैं कि जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो भी डिप्लीट हो चुका है एंड देयर इज़ अ ड्रॉप इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एक तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट हो गया है और देयर इज़ अ ड्रॉप इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इन चीज़ों की वजह से क्या हुआ है, इन चीज़ों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है कंट्री में। जिन लोगों को काम करना है उनके पास भी काम नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं इन सब चीज़ों के होते हुए इंदिरा गांधी एक बहुत ही मेजर स्टेप लेती हैं, वो करेंसी को डीवैल्यूएट कर देती हैं। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जहाँ पर एक US डॉलर सिर्फ 5 रुपये का 5 इंडियन रुपीज़ का था, वहीं पे अब 1 US डॉलर 7 इंडियन रुपीज़ का हो चुका था। अब इन सब चीज़ों की जब जहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही हैं, फूड स्कैरसिटी हो चुकी है, प्राइजेस बढ़ चुके हैं असेंशियल कमोडिटीज़ के, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है और डीवैल्यूएशन हो चुका है करेंसी के बाद। उसके बाद हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टीज़ जो हैं वो इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल लॉन्च कर देती है। उसके बाद जो उस वक्त हम देखते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम रिवॉल्ट है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम रिवॉल्ट होते हैं उसी टाइम पीरियड में। तो हमें पता लगता है कि इस समय 1967 के वक्त ये जो है ये वाला कंडीशंस हो रही होती हैं इलेक्शन की। इस कंडीशन में 1967 इलेक्शन होते हैं। अब इसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं फोर्थ जनरल इलेक्शंस के अंदर ही जो हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे वो है नॉन कांग्रेसिज्म। ओके, सो अब यहाँ पे व्हाट इज़ नॉन कांग्रेसिज्म, व्हाट इज़ मेंट बाय दिस टर्म नॉन कांग्रेसिज्म। ओके, तो दिस मीन्स अब जैसे कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी ख़राब हो चुकी थी, हमने अभी ये डिस्कस करा कि इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब थी हमारी कंट्री की, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो अब जब
हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो इन सारी प्रॉब्लम्स को अभी ठीक से टैकल नहीं कर पा रही है, तो हमारा जो ऑपोजिशन पार्टी है उन्होंने सबसे आगे आके सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ ने प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स करना शुरू कर दिया। बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारी मूवमेंट्स हुई उसके बाद अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, बिकॉज इट वाज नॉट एबल टू टैकल द प्रॉब्लम्स जो उस वक्त चल रही थी हमारी कंट्री में। अब इन सब चीज़ों के बाद जब ये सब चीज़ें हो रही हैं, ऑपोजिशन पार्टीज़ भी अब प्रोटेस्ट करने लग गई हैं, पब्लिक के साथ मिलकर आगे आ रही हैं, मूवमेंट्स कर रही हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टीज़ हैं, जो कांग्रेस को उसका समर्थन भी नहीं देती और ना कांग्रेस के साथ है, तो जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ हैं वो सब की सब आगे आती हैं, हाथ जोड़ती हैं और बनाती हैं एंटी कांग्रेस फ्रंट्स। वो सब की सब अब मिलना शुरू हो जाती हैं, चाहे उनकी आइडियोलॉजीज़ एकदम डिफरेंट हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट, उनका थिंकिंग, उनकी आइडियोलॉजीज़, हर चीज़ अगर वो अलग अलग भी हो, बहुत अलग अलग भी हो, तब भी अब कांग्रेस को हराने के लिए वो सब की सब एक हो जाती हैं और एंटी कांग्रेस फ्रंट्स बनाना शुरू कर देती हैं, एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाना शुरू कर देती हैं, ताकि वो किसी तरह कांग्रेस को हरा पाए। वो जो हैं वो सीट्स को भी शेयर करनी अपनी शुरू कर देती, ताकि किसी तरह कांग्रेस हार जाए, किसी भी तरह वो कांग्रेस को अब नीचे ला पाए। तो हम देखते हैं एंटी कांग्रेस फ्रंट्स उसके बाद बन जाती हैं। उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को, जहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी एक तरफ तो प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स कर रही हैं पब्लिक के साथ, और दूसरी तरफ वहाँ पे सारी की सारी अलग अलग पार्टीज अब हाथ जोड़ रही हैं साथ में और एंटी कांग्रेस फ्रंट्स बना रही हैं, तो इन पूरे के पूरे सिनेरियो को, इन पूरे के पूरे कंडीशन को राम मनोहर लोहिया इसको एक टर्म देते हैं नॉन कांग्रेसिज्म। कहते हैं कि ये नॉन कांग्रेसिज्म है। राम मनोहर लोहिया एक थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट निकालते हैं नॉन कांग्रेसिज्म की थ्योरी। वो ये बोलते हैं, एक थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट वो क्या देते हैं इन सब चीज़ों का, कि क्योंकि अब कांग्रेस जो है वो पुअर और जितने भी ऑर्डिनरी लोग हैं, इतने गरीब और जो आम लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रॉपरली नहीं रिप्रेजेंट कर पा रही है, उनके इंटरेस्ट को इतना ध्यान नहीं दे रही है, तो अब वो एक अनडेमोक्रेटिक बन रही है। उसकी जो वेज ऑफ वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक है। तो अब अगर हमें डेमोक्रेसी चाहिए तो हमें ये जितने भी ये फ्रंट्स हैं, एंटी कांग्रेस फ्रंट्स बने, जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनको साथ आना पड़ेगा और वापस से इंडिया में डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी। ये था एक आर्ग्यूमेंट जो दिया गया था राम मनोहर लोहिया ने। तो अब बात आती है कि राम मनोहर लोहिया कौन थे। हम इनकी इतनी बात कर रहे हैं कि थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं, तो राम मनोहर लोहिया कौन है। राम मनोहर लोहिया जो थे वो एक सोशलिस्ट थिंकर थे, एक सोशलिस्ट लीडर थे, एक फ्रीडम फाइटर थे। तो जो राम मनोहर लोहिया थे वो एक फाउंडिंग मेंबर थे CSP इज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। सो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बेसिकली क्या थी कि जब कांग्रेस था, तो जब कांग्रेस है उस पार्टी में एक और पार्टी, उन्होंने एक पार्टी के अंदर एक और पार्टी बना दी थी जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इन 1934 कुछ लीडर्स, जिसमें से एक लीडर राम मनोहर लोहिया भी थे, उन लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई कांग्रेस के अंदर ही, जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन 1934। उसके बाद जब 1948 में कांग्रेस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, उस वक्त उन्होंने कहा कि डुअल पार्टी मेंबरशिप हम नहीं देंगे। तो इस वजह से जितना भी सोशलिस्ट ग्रुप था कांग्रेस के अंदर, उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर एक पार्टी बनाई जिसको बोला गया सोशलिस्ट पार्टी। एंड राम मनोहर लोहिया वो लीडर थे इस सोशलिस्ट पार्टी के, जो 1948 में बनी है। सो दिस वाज द सेकेंड टॉपिक ऑफ 4th जनरल इलेक्शन विच वाज नॉन कांग्रेसिज्म। तो अब उसके बाद हम अब जो टॉपिक करने वाले हैं 4th जनरल इलेक्शन के अंदर ही, ये 3rd टॉपिक है जिसको बोलते हैं इलेक्टोरल वर्डिक्ट। तो अब हम जान चुके हैं कि कंडीशंस क्या थी जब इलेक्शंस हो रहे थे, हमें पता है कि क्या इकोनॉमिक कंडीशंस थी, कितनी क्राइसिस हो रखा था उस वक्त, ये सब हम जान चुके हैं। और हम ये जान चुके हैं कि नॉन कांग्रेसिज्म क्या होता है, और अब इन सब चीज़ों को जानने के बाद हमें जानना है कि इलेक्टोरल वर्डिक्ट क्या था, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द
फोर्थ जनरल इलेक्शन दैट हैपेंड इन 1967। इसका अब हमें जानना है कि रिजल्ट क्या था। तो जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं वो कहते हैं कि जो रिजल्ट आया था वो एक्चुअली एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। और पॉलिटिकल अर्थक्वेक का मतलब है कि पॉलिटिकली इस रिजल्ट ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। तो इसीलिए इस रिजल्ट को बोला जाता है कि एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। बट ऐसा क्या रिजल्ट आया था उस वक्त, ये हम जैसे कि हम जानते हैं कि फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस हर बार एक मेजॉरिटी के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाता है, हर बार उसकी मेजॉरिटी हुई है और कोई भी ऑपोजिशन पार्टी अब तक नहीं आ पाई थी। बट हम थर्ड जनरल इलेक्शन की जो रिजल्ट है उसमें देखते हैं कि कांग्रेस लोकसभा इलेक्शन जीतता है, मेजॉरिटी उसकी हो जाती है किसी तरह, बट विद द लोएस्ट टैली ऑफ सीट्स सिंस 1952 के बाद से सबसे लोएस्ट टैली ऑफ सीट्स के साथ कांग्रेस गवर्नमेंट बनाता है, किसी तरह गवर्नमेंट बना देता है, लोकसभा इलेक्शंस जीत जाता है, बट विद द लोएस्ट टैली ऑफ सीट्स। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस मोस्टली स्टेट इलेक्शंस तक में अपना जीत रहा होता है, और स्टेट इलेक्शन भी मोस्टली कांग्रेस सरकार ही आती है। बट दिस बार वो 9 स्टेट्स से हार जाती, 9 स्टेट्स में कांग्रेस अपनी मेजॉरिटी नहीं बना पाती और वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती। वो 9 स्टेट्स क्या थे? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला और मद्रास। ये हैं वो 9 स्टेट्स जहाँ पे वो अपनी मेजॉरिटी जो है वो नहीं बना पाती और गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती। अब 9 में से भी जो 7 स्टेट्स थे उसमें बन जाती है कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है 7 स्टेट्स में, और जो 2 स्टेट्स बचते हैं उसमें डिफेक्शन की वजह से गवर्नमेंट नहीं बन पाती। डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन भी हम आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। तो कोलिशन और डिफेक्शन की वजह से वी सी दैट 7 स्टेट्स में कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है और 2 स्टेट्स में गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो पाती बिकॉज ऑफ डिफेक्शन। उसके बाद जो एक और चीज़ यहाँ पे सामने आती है मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मद्रास में क्या होता है कि एक रीजनल पार्टी मेजॉरिटी लेकर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। वो पार्टी का नाम है द्रविड़ा मुनेत्रा कज़ागम। ये जो पार्टी है इसको हम डीएमके पार्टी भी बोलते हैं। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि कोई पार्टी कांग्रेस को हरा के एक मेजॉरिटी कहीं पे ला पाई है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि जो कांग्रेस है वहाँ पे मद्रास में ना ही कोलिशन गवर्नमेंट बनी ना ही कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, एक सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट बनी, वो भी विद अ मेजॉरिटी, और वो थी डीएमके की गवर्नमेंट मद्रास में बनी थी। और इसीलिए कहा जाता है कि ये पहली पार्टी थी जो एक मेजॉरिटी ले पाई थी। अब हम आगे चलते हैं फोर्थ टॉपिक पे, फोर्थ सब टॉपिक पे। जो फोर्थ जनरल इलेक्शन का फोर्थ सब टॉपिक है वो है कोलिशन। तो जो कोलिशन होता है वो क्या होता है? तो कोलिशन गवर्नमेंट्स वो गवर्नमेंट्स को हम कहते हैं जहाँ पे एक पार्टी तो सिंगल पार्टी तो मेजॉरिटी नहीं ले पाती, तो 3-4 जो गवर्नमेंट्स हैं वो साथ में हाथ मिलाती है और हाथ मिलाने के बाद वो उसके बाद फॉर्म करती हैं कोलिशन गवर्नमेंट। साथ में हाथ मिलाती हैं और कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती हैं और उसके बाद रूल करती हैं। तो वहाँ पे एक पार्टी नहीं बल्कि 3-4 पार्टी या उससे ज़्यादा पार्टी रूल करती है। अब उस वक्त क्योंकि कांग्रेस जितनी भी एंटी कांग्रेस पार्टीज़ थी, जितनी भी जो नॉन कांग्रेस पार्टी थी वो कांग्रेस के साथ नहीं थी, और वो इंडिविजुअली क्योंकि नहीं अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर पा रही थी मेजॉरिटी में, तो उन्होंने क्या किया, उन सब ने अपना हाथ मिला लिया सारी नॉन कांग्रेस पार्टीज़ ने, और उन्होंने बनाया जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज। और इस पार्टी को हिंदी में कहा जाता है संयुक्त विधायक दल, और इनको कहा जाता है, ये थी एसवीडी गवर्नमेंट्स। ये था हमारा कोलिशन का टॉपिक। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे डिफेक्शन पे। अब है कि डिफेक्शन क्या होता है। डिफेक्शन बेसिकली होता है कि जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसने जिस भी पार्टी के सिंबल से इलेक्शन लड़ा है, वो उस पार्टी को छोड़ के जब दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसे कहते हैं हम डिफेक्शन। डिफेक्शन में हम देखते हैं कि
कोई भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो अपनी पार्टी को छोड़ सकता है जिसके भी सिंबल पे उसने इलेक्शन लड़ा है और अब वो जाके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। तो उस वक्त डिफेक्शन ने भी काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको फॉर्म नहीं होने दिया था, और जो डिफेक्शन की वजह से भी कहीं कहीं पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स जो थी वो स्टेट्स में अपनी पार्टी बना रही थी, क्योंकि कैंडिडेट एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे थे। तो ये जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स थी, जो 3 स्टेट्स जिन्होंने फॉर्म करे थे वो थे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। यहाँ पे जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी वो डिफेक्शन की वजह से फॉर्म हुई थी। और ये था हमारा पूरा टॉपिक 4th जनरल इलेक्शंस 1967 का।